नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बायोस एकेडमी चैनल्स पर। आज का टॉपिक है क्लास 10 विज्ञान का अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। हमारा शरीर अपने ही अंदर एक ऐसा तेजाब बनाता है जो लोहे जैसी मजबूत धातुओं को भी गलाने की क्षमता रखता है। हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब ये काफी खतरनाक होता है। बिल्कुल। फिर भी हमारा पेट खुद नहीं गलता और हम आराम से अपना जीवन जीते रहते हैं। तो आज की इस गहन चर्चा में ना हम उन्हीं खामोश अदृश्य ताकतों को डिकोड करने वाले हैं जो हमारे वजूद, हमारे खाने और यहाँ तक कि हमारे घरों की बुनियाद तक को नियंत्रित करती हैं। एकदम सही। और आज के स्रोत सामग्री के आधार पर हमारा मिशन यही है कि हम अम्ल, क्षारक और लवण को गहराई से समझें। मतलब एसिड्स, बेस और सॉल्ट्स। हाँ, इनके पीछे छिपे उस रसायन विज्ञान को समझना है जो सिर्फ किसी लैब की टेस्ट ट्यूब तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे रोजमर्रा के जीवन का सबसे रोमांचक हिस्सा है। ये सच में एक बहुत ही अद्भुत विषय है, क्योंकि जब हम इन रासायनिक ताकतों की बात करते हैं ना, तो हम असल में ब्रह्मांड के एक बहुत ही बुनियादी व्यवहार को देख रहे होते हैं। बिल्कुल। आणविक स्तर पर देखा जाए तो ये पूरी कहानी मुख्य रूप से दो तरह के आयनों के बीच चल रहे एक कभी न खत्म होने वाले संघर्ष की है। आयनों का संघर्ष। हाँ, जैसे जब हम किसी अम्ल को पानी में मिलाते हैं, जैसे वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो पेट में होता है, तो वो भारी मात्रा में H+ यानी हाइड्रोजन आयन छोड़ता है। राइट। और यही H+ आयन उस विलयन को उसकी आक्रामक या कह लें अम्लीय प्रकृति देते हैं। दूसरी तरफ हमारे क्षारक होते हैं जो पानी में घुलने पर OH- आयन छोड़ते हैं, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन। बिल्कुल सही। तो एक तरफ H+ है और दूसरी तरफ OH- है। तो अगर अम्ल हर जगह H+ आयन फेंक रहे हैं, तो क्षारक वे एजेंट हैं जो OH- आयन छोड़कर उस माध्यम को संतुलित करने का काम करते हैं। हाँ, यही उनका मुख्य काम है। और स्रोत सामग्री में ना एक बहुत ही दिलचस्प तकनीकी अंतर बताया गया है कि जो क्षारक पूरी तरह घुल जाते हैं उन्हें एक खास नाम दिया जाता है, क्षार, जिसे अंग्रेजी में एल्कली कहते हैं। हाँ, क्षार। यानी दुनिया के सारे क्षार जो है वो क्षारक तो है ही, लेकिन सारे क्षारक पानी में न घुल पाने के कारण क्षार नहीं कहला सकते। बिल्कुल। विज्ञान में ये छोटी सी बारीकी बहुत मायने रखती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन अदृश्य आयनों की मौजूदगी को बिना किसी भारी भरकम मशीन के पहचाना कैसे जाए। हाँ, क्योंकि हर चीज को चख कर या छू कर देखना तो काफी जानलेवा हो सकता है। सही बात है। और यहीं पर सूचक यानी इंडिकेटर्स की भूमिका आती है। और स्रोत में दिए गए इन प्राकृतिक सूचकों के काम करने का तरीका मुझे तो किसी जासूसी उपन्यास से कम नहीं लगा। हाँ, वो तो है। जैसे हल्दी का उदाहरण ही ले लीजिए। हम सबने देखा है कि सफेद कपड़ों पर अगर करी या सब्जी का पीला दाग लग जाए और उस पर साबुन रगड़ा जाए तो वो पीला दाग अचानक लाल भूरे रंग में बदल जाता है। हाँ, बचपन में ये किसी जादू जैसा ही लगता था। एकदम जादू, पर वो जादू नहीं था। नहीं, असल में वो साबुन की क्षारीकीय प्रकृति है जो हल्दी के अणुओं के साथ प्रतिक्रिया कर रही होती है। हल्दी खुद एक बेहतरीन प्राकृतिक सूचक है। अच्छा। तो जैसे ही वो साबुन के OH आयनों के संपर्क में आती है ना, उसकी आणविक संरचना में बदलाव होता है जो हमारी आंखों को लाल रंग के रूप में दिखाई देता है। क्या बात है। और ठीक इसी तरह स्रोत में हाइड्रेंजिया नाम के फूलों का भी जिक्र है। हाँ, वो बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है। ये फूल तो मानो उस मिट्टी का पूरा रासायनिक बायोडेटा अपने रंग में दिखा देते हैं। मतलब अगर मिट्टी अम्लीय है तो हाइड्रेंजिया के फूल नीले खिलेंगे, और अगर मिट्टी क्षारीकीय है तो वे गुलाबी हो जाएंगे। हाँ, ये तो मानो प्रकृति अपना खुद का लिटमस टेस्ट कर रही है। सच में। अब रंगों वाले सूचक तो समझ में आते हैं, लेकिन स्रोत में गंधीय सूचकों का जो जिक्र है, यानी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, उसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। अच्छा, गंध वाले सूचक? हाँ, जैसे प्याज, वनीला और लौंग का तेल। इन्हें एक तरह का स्मेल बेस्ड लाई डिटेक्टर कहा जा सकता है। ये एक बहुत ही सटीक उपमा दिया आपने। गंधीय सूचक असल में इस सिद्धांत पर काम करते हैं कि माध्यम बदलने पर उनकी गंध ही खत्म या कह लें बदल जाती है। मान लीजिए किसी कपड़े पर प्याज का रस लगा है। अब अगर उस पर कोई अम्ल डाला जाए तो प्याज की वो तीखी गंध वैसी ही बनी रहती है, कोई बदलाव नहीं होता। बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे ही उस पर कोई क्षारक डाला जाता है, क्षारक उन अणुओं को नष्ट कर देता है जो उस गंध के लिए जिम्मेदार होते हैं,
और प्याज की गंध पूरी तरह गायब हो जाती है। अरे वाह, ये रसायन विज्ञान को अनुभव करने का कितना शानदार तरीका है। जो लोग दृष्टिबाधित हैं या ऐसे छात्र जो रंगों पर निर्भर नहीं रह सकते, ये गंध वाला तरीका विज्ञान को पूरी तरह से समावेशी बना देता है। एकदम सही बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है। तब ये तो बात हो गई पहचान की, लेकिन जब ये पहचान की प्रक्रिया खत्म होती है और ये रसायन असल में किसी दूसरी चीज से टकराते हैं, तब क्या होता है? तब असली खेल शुरू होता है। हाँ, क्योंकि स्रोत सामग्री दिखाती है कि अम्ल और धातुओं की टक्कर बहुत ही विस्फोटक हो सकती है। बिल्कुल, जब कोई तेज अम्ल किसी धातु के संपर्क में आता है तो एक बहुत ही हिंसक विस्थापन अभिक्रिया होती है, जिसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अच्छा। होता यह है कि धातु अम्ल के भीतर मौजूद हाइड्रोजन को जबरदस्ती बाहर निकाल फेंकती है और इस प्रक्रिया में एक नया यौगिक बनता है जिसे लवण या सॉल्ट कहते हैं। और वो जो हाइड्रोजन निकाली गई वो गैस के रूप में बुलबुले बनकर बाहर आती है। हाँ बिल्कुल। और इस गैस को पकड़ने का जो पॉप टेस्ट है वो तो क्लासिक है। हाँ, वो तो स्कूलों में बहुत कराया जाता है। अगर उस गैस के पास एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाए तो एक बहुत ही तेज पॉप की आवाज आती है। और वो पॉप की आवाज असल में एक छोटा सा विस्फोट है। एक विस्फोट? हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन ब्रह्मांड की सबसे ज्वलनशील गैसों में से एक है। तो जब मोमबत्ती की लौ उसके संपर्क में आती है तो वो गैस बहुत तेजी से जलकर पानी की बूंदों में बदल जाती है। ओह। और इसी तरह जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट के साथ टकराता है तो वो हाइड्रोजन के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है, यानी CO2। और स्रोत में बताया गया है कि CO2 गैस की पहचान करने के लिए उसे चूने के पानी से गुजारा जाता है, मतलब लाइम वाटर से। हाँ, जिससे वो पानी एकदम दूधिया हो जाता है, एकदम मिल्की हो जाता है। हाँ, और ये दूधियापन असल में कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे छोटे सफेद कणों के बनने के कारण होता है जो पानी में तैरने लगते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन इन रासायनिक अभिक्रियाओं के बीच स्रोत सामग्री में एक बहुत ही गंभीर सुरक्षा चेतावनी भी दी गई है। हाँ, अम्ल और पानी को मिलाने का तरीका ये बहुत महत्वपूर्ण है। चेतावनी यह है कि कभी भी सांद्र अम्ल में यानी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में पानी नहीं डालना चाहिए, बल्कि हमेशा पानी में धीरे धीरे अम्ल मिलाना चाहिए। शुरुआत में तो मुझे ये चेतावनी थोड़ी अजीब लगी। अच्छा। हाँ, मैंने सोचा ये तो दूध में चाय पत्ती डालने या चाय पत्ती में दूध डालने जैसी बात है, इसमें क्या ही फर्क पड़ता है। लोग अक्सर यही सोचते हैं। लेकिन फिर भौतिकी के नजरिए से देखने पर समझ आया कि ये चाय बनाने जैसा तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये थर्मोडायनामिक्स यानी ऊष्मागतिकी का मामला है। जब अम्ल और पानी मिलते हैं तो ये एक अत्यधिक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है, मतलब एक्सोथर्मिक। हाँ, एक्सोथर्मिक, जिसका सीधा सा मतलब है कि इस मिलन से भयंकर गर्मी पैदा होती है। तो इसे ऐसे समझा जा सकता है कि ये खौलते हुए तेल में पानी की कुछ बूंदे फेंकने जैसा है। अरे, ये बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी दी आपने, है ना? हाँ, अगर खौलते हुए तेल में पानी डाला जाए तो वो पानी तुरंत भाप में बदल जाता है और अपने साथ उबलते तेल को हवा में उछाल देता है। बाप रे। और ठीक यही अम्ल के साथ होता है। जब एक बीकर में ढेर सारा सांद्र अम्ल हो और उसमें थोड़ा सा पानी डाला जाए तो वो पानी उस भयंकर गर्मी के कारण 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में भाप बन जाता है। और वो भाप एक छोटे विस्फोट की तरह तेजाब की बूंदों को बाहर उछाल देती है, जिससे किसी का भी चेहरा जल सकता है। बिल्कुल, यहाँ तक कि एक ही जगह पर अचानक इतनी गर्मी पैदा होने से कांच का बर्तन भी टूट सकता है। इसीलिए नियम ये है कि बहुत सारे पानी में बूंद बूंद करके लगातार हिलाते हुए अम्ल को डाला जाए, ताकि जो भी गर्मी पैदा हो वो पानी के उस बड़े हिस्से में धीरे धीरे फैल जाए। हाँ, और किसी एक जगह पर पानी को उबलने न दे। ये सचमुच बहुत ही जीवन रक्षक जानकारी है। बिल्कुल। खैर, इन खतरनाक अम्लों की बात करते हुए ये भी ध्यान आता है कि सारे अम्ल इतने खतरनाक तो नहीं होते। हम रोज सिरका खाते हैं, मतलब एसिटिक एसिड, हाँ, वो तो काफी सुरक्षित है। तो इन अम्लों या क्षारकों की ताकत को मापने का जो यूनिवर्सल मीटर है, अब उस पर चर्चा करते हैं, यानी पीएच स्केल। पीएच स्केल आधुनिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण टूल्स में से एक है। यहाँ जो पी है ना, वो एक जर्मन शब्द पोटेंस से आता है, जिसका अर्थ है शक्ति या पावर। अच्छा। और यह स्केल किसी भी विलयन में मौजूद H+ आयनों की सांद्रता को मापता है।
इसका पैमाना 0 से 14 तक होता है। जहाँ 7 को बिल्कुल बीच का यानी उदासीन या न्यूट्रल बिंदु माना जाता है, जैसे कि शुद्ध जल। एकदम सही। लेकिन जब कोई पहली बार स्केल को देखता है तो ये थोड़ा उल्टा लगता है। उल्टा कैसे? मतलब 7 से नीचे जाने पर यानी 6, 5, 4 से होते हुए 0 की ओर बढ़ने पर अम्लीय ताकत बढ़ती जाती है। ये तो गोल्फ के स्कोर की तरह है। गोल्फ के स्कोर की तरह? हाँ, नंबर जितना कम होगा अम्ल की ताकत उतनी ही ज्यादा होगी। pH 1 वाला अम्ल pH 6 वाले अम्ल से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। बिल्कुल। और इस उल्टे प्रतीत होने वाले स्केल के पीछे का विज्ञान ये है कि ये एक लघुगणकीय स्केल है। लॉगरिदमिक। हाँ, लॉगरिदमिक। ये सीधे सीधे नहीं बढ़ता। pH 5 वाला विलियम pH 6 वाले विलियम से सिर्फ थोड़ा सा मजबूत नहीं है, बल्कि वो 10 गुना ज्यादा H+ आयन रखता है। बाप रे, 10 गुना? हाँ, और pH 4 वाला 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए जब स्केल पर नंबर गिरता है तो असल में आयनों की संख्या बहुत तेजी से घातीय रूप से बढ़ रही होती है, एक्सपोनेंशियली। और 7 से ऊपर 14 की तरफ जाने पर H+ आयन कम होने लगते हैं और OH- आयनों का राज शुरू हो जाता है, जो क्षारकीय ताकत को दर्शाता है। बिल्कुल। और इस ताकत को आंखों से देखने के लिए हम सार्वभौमिक सूचक का इस्तेमाल करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर? हाँ, जो इंद्रधनुष के रंगों की तरह काम करता है। प्रबल अम्ल गहरे लाल रंग में दिखते हैं, उदासीन हरा रंग दिखाता है और प्रबल क्षारक गहरे नीले या बैंगनी रंग में। लेकिन इस स्केल का असली रोमांचना तब शुरू होता है जब हम इसे प्रयोगशाला से निकालकर रोजमर्रा की जिंदगी पर लागू करते हैं। इंसान का शरीर खुद इसी pH स्केल का गुलाम है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। मानव शरीर केवल 7.0 से 7.8 pH की एक बहुत ही संकीर्ण रेंज के बीच सही ढंग से काम कर सकता है। सिर्फ 7.0 से 7.8? हाँ, अगर रक्त का pH इस सीमा से थोड़ा भी इधर उधर हुआ ना तो शरीर के एंजाइम काम करना बंद कर देंगे। ओह। और यही नियम पर्यावरण पर भी लागू होता है। सामान्य बारिश के पानी में थोड़ी अम्लीयता होती है, लेकिन जब प्रदूषण के कारण उसका pH 5.6 से नीचे गिर जाता है तो वो अम्लीय वर्षा बन जाती है, एसिड रेन। हाँ, और ये पानी जब नदियों में जाता है तो जलीय जीवों का जीवन संकट में पड़ जाता है। और खेती के लिए तो ये pH जीवन मरण का प्रश्न है। अगर मिट्टी बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाए तो फसलें नहीं उगती। एकदम सही। ऐसे में किसानों को मिट्टी के pH को ऊपर लाने के लिए यानी उसे उदासीन करने के लिए खेतों में चूना या अन्य क्षारकीय पदार्थ मिलाने पड़ते हैं। हाँ, न्यूट्रलाइज करने के लिए। और यही उदासीनीकरण की प्रक्रिया हर रोज इंसान के शरीर के अंदर भी होती है। जैसा कि हमने शुरुआत में बात की थी, हमारा पेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, जो खाना पचाने और हानिकारक बैक्टीरिया को मारने के लिए जरूरी है। हाँ, लेकिन समस्या तब होती है जब भारी या मसालेदार खाने की वजह से पेट में जरूरत से ज्यादा अम्ल बन जाता है, जिसे हम एसिडिटी कहते हैं, जो सीने में भयानक जलन पैदा करती है। और इस जलन से निपटने के लिए विज्ञान उसी नियम का पालन करता है जो सदियों से प्रकृति में मौजूद है। कौन सा नियम? ये कि एक अम्ल को सिर्फ एक क्षारक ही हरा सकता है, इसीलिए एंटासिड का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये एक दुर्बल क्षारक है। जब ये पेट में जाता है तो ये अतिरिक्त H+ आयनों को अपने OH- आयनों के साथ बांध लेता है और उन्हें पानी और हानि रहित लवण में बदल देता है। मतलब युद्ध शांत हो जाता है और दर्द गायब। एकदम। और हमारे दांतों का विज्ञान भी तो पूरी तरह से इसी pH स्केल पर निर्भर करता है। दांतों के ऊपर का आवरण, जिसे इनेमल कहते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो इंसान के शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। बिल्कुल। और ये पानी में कभी नहीं घुलता। लेकिन जब कोई मीठा खाता है तो मुंह में मौजूद बैक्टीरिया उस चीनी को तोड़कर अम्ल बनाते हैं। हाँ। और शोध बताता है कि अगर मुंह का pH 5.5 से नीचे चला जाए तो वो सबसे कठोर इनेमल भी संक्षारित होने लगता है, गलने लगता है। और यही कैविटी का असली कारण है। हाँ, इसीलिए टूथपेस्ट हमेशा क्षारकीय बनाए जाते हैं ताकि वे मुंह के उस खतरनाक अम्ल को तुरंत प्रभावहीन कर सकें। ये शरीर की अपनी रासायनिक लड़ाई है। लेकिन अगर प्रकृति की बात करें तो उसने खुद को बचाने के लिए भी इन्हीं रसायनों का हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। कैसे? जैसे जब मधुमक्खी डंक मारती है तो वो असल में त्वचा के भीतर एक तीव्र अम्ल छोड़ती है। हाँ, और स्रोत सामग्री में एक बहुत ही दिलचस्प जंगली पौधे नेटल का जिक्र है। नेटल के पत्तों पर
छोटे छोटे डंकनुमा बाल होते हैं। अगर कोई अनजाने में उसे छू लेना तो वे बाल त्वचा के अंदर मेथेनोइक अम्ल का इंजेक्शन लगा देते हैं। इसका दर्द किसी मधुमक्खी के डंक से कम नहीं होता। अरे वो काफी दर्दनाक होता है। लेकिन इस घटना का जो सबसे खूबसूरत हिस्सा है वो ये है कि प्रकृति ने इस दर्द के साथ ही इसका एंटीडोट, मतलब इसका इलाज भी रखा है। डोट का पौधा, राइट? बिल्कुल। जिस जगह पर ये दर्द देने वाला नेटल का पौधा उगता है, ठीक उसी के आसपास अक्सर डॉक नाम का एक दूसरा पौधा उगता है। इस डॉक पौधे की पत्तियां प्राकृतिक रूप से क्षारकीय होती हैं। अरे वाह! बस उस पत्ती को तोड़कर डंक वाली जगह पर रगड़ना होता है और उदासीकरण की प्रक्रिया से दर्द तुरंत खत्म हो जाता है। मतलब प्रकृति का अपना खुद का इनबिल्ट फर्स्ट एड किट। ये सच में रासायनिक संतुलन की अद्भुत मिसाल है। और ये उदासीनीकरण की प्रक्रिया जहां अम्ल और क्षारक मिलकर एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, ये केवल संतुलन नहीं बनाती। फिर और क्या करती है? जब H+ और OH- आयन मिलकर पानी बनाते हैं तो पीछे जो बचता है वो लवण या सॉल्ट होता है। अच्छा। और ये लवण किसी कहानी का अंत नहीं है, बल्कि आधुनिक औद्योगिक दुनिया की शुरुआत है। ओहो, बिल्कुल। जब लवण या नमक की बात होती है ना, तो दिमाग में सबसे पहले साधारण नमक आता है, सोडियम क्लोराइड, जो हमारे खाने का स्वाद बढ़ाता है। लेकिन स्रोत सामग्री इस बात को बहुत स्पष्ट करती है कि ये नमक सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि बहुत बड़े रासायनिक कारखानों का कच्चा माल भी है। सही कहा। सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रक्रिया जिससे कई रसायन पैदा होते हैं, वो है क्लोर क्षार प्रक्रिया, मतलब क्लोर एल्कली प्रोसेस। और इस प्रक्रिया के पीछे का विज्ञान बहुत ही शक्तिशाली है। इसमें साधारण नमक को पानी में घोलकर एक खारा विलयन बनाया जाता है, ब्राइन। हाँ, फिर उस विलयन में से बिजली गुजारी जाती है, यानी विद्युत धारा। बिजली की वो ताकत नमक के अणुओं को बेरहमी से तोड़ देती है। बाप रे। और इस इलेक्ट्रोक्यूशन के परिणाम स्वरूप 3 बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पाद बनते हैं। एनोड पर क्लोरीन गैस निकलती है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है, और पीछे जो विलयन बचता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है, जो एक अत्यंत प्रबल क्षारक है। मतलब ये तो एक तीर से 3 शिकार करने जैसा है। बिल्कुल। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन और खाद बनाने में होता है। क्लोरीन पानी को कीटाणु मुक्त करने और पीवीसी पाइप्स बनाने के काम आती है। और वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका इस्तेमाल कागज उद्योग में धातुओं से ग्रीस हटाने में और सबसे महत्वपूर्ण साबुन और डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। हाँ, एक साधारण से नमक ने कितनी सारी इंडस्ट्रीज को जन्म दे दिया। कमाल है ना। और बात यही नहीं रुकती। स्रोत में विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का भी जिक्र है, जो पीने के पानी को रोगाणु मुक्त करने के अलावा कपड़ा और कागज उद्योगों में रंगों को उड़ाने या ब्लीच करने का काम करता है। लेकिन इन सब के बीच हर रसोई घर का एक बहुत ही जाना माना नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एक बहुत ही हल्का और दुर्बल क्षारक है। रसोई में इसका सबसे बड़ा कमाल तब दिखता है जब इसे गर्म किया जाता है। अच्छा। जब केक या पाव रोटी के बैटर में बेकिंग सोडा मिलाया जाता है और उसे ओवन की गर्मी मिलती है, तो एक रासायनिक अभिक्रिया ट्रिगर होती है, जिससे भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। और इस गैस का बाहर निकलना ही तो वो कारण है जिससे बेकिंग इतनी जादुई लगती है। ये CO2 गैस बैटर के अंदर फंस जाती है और लाखों छोटे छोटे अदृश्य गुब्बारों की तरह फूलने लगती है। हाँ, और इन्हीं गैस के बुलबुलों की वजह से केक इतना स्पंजी, मुलायम और फूला हुआ बनता है। और इसके अलावा क्योंकि ये एक क्षारक है, बेकिंग सोडा एंटासिड का भी एक मुख्य घटक है। और आग बुझाने वाले यंत्रों में, फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल। और इसी परिवार का एक और सदस्य है धोने का सोडा, यानी वॉशिंग सोडा। ये क्या करता है? इसका मुख्य काम घरों की सफाई के अलावा जल की स्थायी कठोरता को दूर करना है, परमानेंट हार्डनेस। जब पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन बहुत ज्यादा होते हैं तो साबुन ठीक से झाग नहीं बनाता। धोने का सोडा उन आयनों को हटा के पानी को नरम कर देता है। अरे वाह। और आज की सूची में जो आखिरी लवण है ना, उसकी कहानी थोड़ी अलग और बहुत रोचक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी POP। हाँ, POP का इस्तेमाल तो हर जगह है, छतों की सजावट से लेकर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर जोड़ने तक। लेकिन स्रोत में एक टर्म इस्तेमाल हुआ है, क्रिस्टलिन का जल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये क्या है?
और पीओपी के जमने से इसका क्या संबंध है? ये रसायन विज्ञान की वास्तुकला का मतलब आर्किटेक्चर का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। कई लवण जब हमें पाउडर के रूप में एकदम सूखे दिखाई देते हैं ना, हाँ। तब भी वे असल में पूरी तरह से सूखे नहीं होते। अच्छा। उनमें पानी होता है। हाँ। उनके क्रिस्टल की आणविक संरचना के भीतर पानी के कुछ अणु रासायनिक रूप से बहुत मजबूती से बंधे होते हैं। ये पानी के अणु उन क्रिस्टलों के बीच एक तरह के गारे या सीमेंट का काम करते हैं, जो ढांचे को आकार देते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस असल में जिप्सम नाम के एक पत्थर से बनता है। जब जिप्सम को एक बहुत ही सटीक तापमान 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, तो गर्मी के कारण इसके क्रिस्टल में फंसा हुआ अधिकांश पानी भाप बनकर उड़ जाता है। और पीछे क्या बचता है? इसके परिणाम स्वरूप एक प्यासा सफेद चूर्ण बचता है, जिसे हम पीओपी कहते हैं। और जैसे ही कोई उस सूखे पाउडर में वापस पानी मिलाता है, वो पाउडर तुरंत उस पानी को सोख लेता है। बिल्कुल। वो पानी वापस क्रिस्टल के ढांचे में अपनी पुरानी जगह ले लेता है और वो पेस्ट कुछ ही मिनटों में दोबारा जिप्सम बनकर पत्थर जैसा कठोर हो जाता है। एकदम सही। और इसी खूबी की वजह से डॉक्टर इसे टूटी हुई हड्डी पर लगाते हैं, ताकि वो तुरंत कठोर होकर हड्डी को हिलने से रोक सके। रसायनों के इस व्यवहार को समझना वाकई कमाल है। बिल्कुल कमाल है। विज्ञान सिर्फ किताबों के पन्नों में कैद परिभाषाएं नहीं है। ये वो नियम है जिस पर ये पूरी दुनिया काम कर रही है। एक छोटे से आयन का जुड़ना या टूटना किसी चीज को हमारे लिए अमृत बना सकता है या फिर जहर। हाँ, ये बहुत ही गहरी बात है। और आज की इस विस्तृत चर्चा में हमने यही तो देखा है। सूचकों की गंध बदलने से लेकर धातुओं के गलने तक, और खौलते हुए पानी के खतरे से लेकर बेकिंग सोडा के फूलते हुए गुब्बारों तक, हमने विज्ञान को अपने आसपास महसूस किया है। और मुझे लगता है श्रोताओं को भी ये बहुत दिलचस्प लगा होगा। मुझे भी यही उम्मीद है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जिस पर शायद हम सभी को रुककर सोचना चाहिए। आज हमने देखा कि कैसे हमारी खेती की मिट्टी, आसमान से बरसने वाला पानी, हमारे मुंह का इनेमल और यहाँ तक कि हमारा अपना पेट, ये सभी हर पल, हर सेकंड अम्ल और क्षारक के बीच एक भयानक युद्ध लड़ रहे हैं। हाँ, सब कुछ उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन की तरफ भाग रहा है। बिल्कुल। तो अगली बार जब कोई अपने सीने की जलन मिटाने के लिए कोई गोली ले या कोई फूला हुआ स्पंजी केक खाए, तो जरा सोचिएगा, क्या इंसान का शरीर और हमारे आसपास की ये पूरी दुनिया असल में रसायनों की एक बहुत बड़ी सी प्रयोगशाला नहीं है, जो इस ब्रह्मांड की उथल पुथल के बीच लगातार खुद को न्यूट्रल या शांत रखने की जद्दोजहद में लगी है? बहुत ही शानदार विचार है सोचने के लिए। तो इन खामोश ताकतों की इस दुनिया को डिकोड करने के इस सफर में बस इतना ही। विज्ञान के ऐसे ही एक और दिलचस्प पहलू के साथ फिर मिलेंगे।